हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ कंचन और आप देख रहे हैं ब्रेन फूड चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर वाइज वीडियोस, जिसमें हम जो है 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 5वां चैप्टर हमने शुरू किया है। आपका 5th चैप्टर है जीन पियाजे और आपका कोलबर्ग और आपका वाइगोत्स्की के प्रिंसिपल्स, जिसमें हमने जीन पियाजे की थ्योरी डिस्कस कर ली है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बाकी वीडियोस का लिंक भी आपको साथ में मिल जाएगा, वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो प्लीज मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। तो आज हम करने वाले हैं कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 5, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोलबर्ग ने दिया है। तो चलिए कोलबर्ग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो कोलबर्ग जो है आपके लॉरेंस कोलबर्ग, इनका पूरा नाम है, एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और यह सिद्धांत जो था मुख्यतः जीन पियाजे ने जो था प्रोपाउंड किया था, उन्होंने प्रतिपादित किया था ये। ठीक है, तो मेन जो लॉरेंस कोलबर्ग थे वो जीन पियाजे के इस सिद्धांत के द्वारा काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और कोलबर्ग ने इसी पर आगे काम करना शुरू किया। तो जीन पियाजे ने जो है मुख्यतः मोरल डेवलपमेंट तो दी है, लेकिन जो उनका मेन सिद्धांत है वो उनका है कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट का सिद्धांत। तो जो कोलबर्ग थे वो आपके पियाजे के सिद्धांत से काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे और उन्होंने इसी पर जो है आगे काम करना कंटिन्यू किया। और कोलबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास जो है क्या है, वह मुख्यतः जस्टिस से संबंधित है। ठीक है, न्याय से संबंधित है। अब ये जस्टिस क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो कोलबर्ग ने क्या किया कि किसी डिफरेंट एज ग्रुप के और डिफरेंट फैमिली ग्रुप के बच्चों के इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए और इंटरव्यू लेने का उनका मेन टॉपिक था मोरल इशू। मोरल इशू इनके इंटरव्यू लेने का मतलब मेन टॉपिक था। मीन वैसे तो कोलबर्ग पियाजे की ही थ्योरी पर जो है एज ए एक्सटेंशन काम कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने मोरल डेवलपमेंट को इंडिविजुअल की सेंस ऑफ जस्टिस के रूप में डिफाइन किया। सेंस ऑफ जस्टिस के रूप में कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई व्यक्ति कैसे तर्क देता है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति को किसी सिचुएशन में डाल दी जाए तो उस टाइम वो क्या लॉजिक देगा, क्या तर्क देगा। उन्होंने डिसीजन की बजाय रीजनिंग पर फोकस किया। मेन सिचुएशन में उन्होंने डिसीजन को मेन फोकस नहीं किया, डिसीजन पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मेन फोकस किया मोरल रीजनिंग पर कि वो तर्क किस प्रकार का देते हैं। और जो लॉरेंस थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन जो है पूछे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है उन्होंने सेट किए और उन्होंने वो क्वेश्चन अपने बच्चों से पूछे। मीन जो बच्चे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के लिए सिलेक्ट किए थे और ऐसे क्वेश्चन जिसमें मोरल डायलेमा था। कौन सा डायलेमा? मोरल डायलेमा, मतलब नैतिक दुविधा थी उसमें। मीन वो बच्चों को ऐसी डायलेमा वाली सिचुएशन में डाल रहे थे जिससे उनकी जस्टिस और रीजनिंग का पता लगाया जा सके, ताकि पता लगाया जा सके कि वो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारे कोलबर्ग थे उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक स्टोरी का सहारा लिया और वो स्टोरी थी, उसकी जो स्टोरी थी वो थी हाइंज स्टील दी ड्रग्स। तो हाइंज एक लड़का था, ठीक है, एक व्यक्ति था। ठीक है, वो जो है ड्रग को चुराता है। उससे रिलेटेड स्टोरी जो थी, जो कोलबर्ग था, कोलबर्ग ने अपनी स्टोरी किसको सुनाई? जो बच्चे थे उन्होंने सिलेक्ट किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, इनको ये स्टोरी सुनाई। तो कहानी जो थी कुछ इस प्रकार से थी। मीन यूरोप में एक वुमेन थी। ठीक है, यूरोप में एक वुमेन थी और जो कैंसर से पीड़ित थी और एक स्पेशल ड्रग था, स्पेशल दवाई थी जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी थी, उसी के सहारे वो बच सकती थी। उसके पति ने, जो ड्रग स्टोर वाला था, ठीक है, ड्रग स्टोर गया उसका पति और ड्रग स्टोर वाले को जो है वो जो दवाई थी वो कम दाम में बेचने को कहा, लेकिन ड्रग स्टोर वाला नहीं माना। अब हाइंज ने क्या किया, जो हाइंज है, ठीक है, ये जो करेक्टर है मेन, अब हाइंज ने क्या किया, रात को ड्रग स्टोर गया और ड्रग को चुरा कर ले आया। तो ये स्टोरी अब जो कोलबर्ग था उसने अपने सब्जेक्ट को सुनाई, मीन जो बच्चों को सुनाई, फिर उनसे क्वेश्चन किए और डिफरेंट तरह के जो है क्वेश्चन कोलबर्ग ने बच्चों से किए कि क्या हाइंज ने ड्रग चुरा कर सही किया? ऐसा आपको क्यों लगता है कि उसको ड्रग चुरा लेना चाहिए था? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे ड्रग स्टोर वाले के अधिकारों का हनन हुआ है? तो ये सारे क्वेश्चन जो थे
सारे क्वेश्चन कोलवर्ग ने अपने सब्जेक्ट से पूछे, अपने बच्चों से पूछे, और उनके जो इन क्वेश्चन का जवाब, और उनको क्या कहा गया बच्चों को कि इन क्वेश्चन का जवाब सिर्फ यस और नो में नहीं बल्कि एक्सप्लेनेशन के साथ जवाब देने के लिए कहा। बिकॉज कोलवर्ग यही जानना चाहते थे कि बच्चा सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार का तर्क देता है जिससे कि उसके नैतिक विकास का पता लगाया जा सके। और इन्हीं रिस्पॉन्स के बेस पर कोलवर्ग ने अपनी थ्योरी दी, दैट इज कोलवर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, कोलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कोलवर्ग ने जो है नैतिक विकास के जो सिद्धांत हैं उन्होंने 3 लेवल दिए, 3 मेन जो लेवल थे, 3 स्तर जो है कोलवर्ग थ्योरी के हैं, और हर लेवल के जो है 2-2 स्टेजेस हैं। ठीक है, मीन टोटल 6 स्टेजेस हैं और 3 लेवल्स हैं। तो चलिए इन्हीं को हम जो है डिटेल में करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व नैतिक अवस्था भी इसे कह सकते हैं, प्री मोरल स्टेज भी इसे कहा जाता है। ये 3 से 7 साल के बीच में है। अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग एज दी है, कई जगह पे आपको ये 4 से 10 साल के बीच में मिलेगी। ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल स्टेज ये आपकी फर्स्ट लेवल है, और सेकंड लेवल है कन्वेंशनल लेवल, मोरल, जहाँ पे मोरालिटी बच्चों में आ जाती है, नैतिकता यहाँ पे बच्चे जो है सोचना शुरू कर देते हैं। ये 8 से 13 साल के बीच में है। और आपकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, ठीक है, उत्तर पारंपरिक अवस्था जो है ये आपकी थर्ड लेवल है। और हर एक लेवल के जो है 2-2 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो आगे जो है इन्हीं को हम करेंगे। जैसे कि फर्स्ट लेवल की ये 2 स्टेजेस हैं, अवॉइडिंग पनिशमेंट एंड सेल्फ इंटरेस्ट। सेकंड लेवल की ये 2 स्टेजेस हैं, गुड बॉय एटीट्यूड्स, गुड गर्ल एटीट्यूड्स, लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। और थर्ड लेवल की ये 2 स्टेजेस हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और आपके ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो इन्हीं के बारे में हम आगे जो है डिस्कस करके पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं आपकी लेवल 1। लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल और प्री मोरल स्टेज भी इसे कहते हैं, पूर्व पारंपरिक अवस्था। ठीक है, तो यह जो है 4 से 10 साल के बीच में आती है। मैंने कहा कि अलग अलग जगह पे आपको ये एज अलग अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो स्व केंद्रित अवस्था भी इसे कहते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू से ले लेते हैं इन सभी स्टेजेस का। तो इसमें सबसे पहले स्टेज और स्टेज 2 2 स्टेजेस आती है। फर्स्ट स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, जिसे आज्ञाकारिता और दंड अनुस्थापन भी कहते हैं। सेकंड स्टेज है इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज, व्यक्तिवाद और या व्यक्तिक और विनिमय, और इसको इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट लेवल है लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल, जो है आपका पारंपरिक परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था ये होती है। ये 10 से 13 साल के बीच में होती है, और इसकी भी 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 3 है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और आपकी स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशंस। नेक्स्ट थर्ड स्टेज है, लास्ट स्टेज है आपकी ये लेवल 3, पोस्ट कन्वेंशनल या उत्तर पारंपरिक अवस्था इसे कहते हैं, और ये 13 साल और इससे आगे के लिए होती है ये। और इसमें भी 2 स्टेजेस आती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, और आपकी 6th स्टेज जो है लास्ट वो आती है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो इन्हीं के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो शुरू करते हैं आपकी स्टेज 1 प्री कन्वेंशनल और प्री मोरल स्टेज भी इसे कहा जाता है। मीन मोरालिटी से पहले बच्चे को अभी तक मोरल जो चीज़ें हैं, नैतिक चीज़ें हैं, अभी बच्चों की समझ से दूर है वो। ठीक है, तो स्व केंद्रित अवस्था इसे कहते हैं। बच्चा जो है इस मतलब खुद में ही इसमें रहता है। ठीक है, अपनी मर्जी का मालिक आप बोल सकते हो। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है। तो इस अवस्था में जो किसी प्रकार की नैतिकता या फिर चरित्र मूल्य जो है उनको धारण करने की बात नहीं उठती है। नहीं, ठीक है, बच्चों में कोई मोरालिटी नहीं है, कोई करेक्टरिस्टिक जो चारित्रिक मूल्य है वो नहीं है, क्योंकि बच्चों को अभी तक ये समझ नहीं होती है कि किसी ऐसा करने से किसी को नुकसान होगा या किसी को परेशानी होगी। ऐसा बच्चा बिल्कुल नहीं सोचता है। स्व केंद्रित होता है बच्चा, सेल्फ सेंटर्ड होता है अभी इस एज में। ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है यह सब उसकी समझ से बिल्कुल बाहर होता है। ठीक है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे की अपनी इच्छाएं और उसकी जो भावनाएं होती हैं और उसके जो इमोशंस होते हैं वो भी उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें अगर बात की जाए तो इसमें जो बच्चे होते हैं सिर्फ दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं, और उनकी मोरालिटी वही होती है जो दूसरों की मोरालिटी होती है, दूसरों को करते हुए देखते हैं। ठीक है, और इस स्टेज में बच्चे सिर्फ जजमेंट 2 बातों के लिए लेते हैं, या तो वो सजा से बचना है या फिर वो रिवार्ड पाना होता है। ठीक है, मीन सजा से बचने के लिए या तो वो कुछ काम करेंगे या फिर
कोई काम तभी करेंगे जब उनको बदले में कुछ मिल रहा हो। तो वही जो है स्टेजेस में हम करेंगे, इस लेवल में हम करेंगे। तो 2 स्टेजेस इसमें आती है। स्टेज वन है ओबीडियंस एंड पुनिशमेंट ओरिएंटेशन, आज्ञाकारिता और दंड अनुपालन उन्मुखीकरण। ठीक है, तो इसमें जो बच्चा है, ठीक है, वो आज्ञा पालन की अवस्था में है। मीन जो भी उससे जो बड़े होंगे, अथॉरिटी होगी, वो उससे जो भी काम लेना चाहेगी वो ऑर्डर देगी और बच्चा वो काम करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। अगर वो कर देगा तो उसको इनाम भी मिल सकता है, शाबाशी मिल सकती है। ठीक है, तो बच्चे सिर्फ दंड से बचने के लिए आज्ञाकारी होते हैं। यहाँ पे उनको पता है कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो उनको सजा मिलेगी, और बड़ों के प्रति आदर भाव रहता है उनमें। ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं अपने से बड़ों की। तो अगर बात की जाए हाइंस की स्टोरी की, तो हर एक लेवल में हम हाइंस की स्टोरी को जो है कनेक्ट करेंगे कि इस लेवल के बच्चों से, मीन जो आपके एज, जो आपकी 4 से 10 साल के बीच में जो बच्चे हैं, उनसे अगर हाइंस की स्टोरी उनको सामने रख दी जाए, उनको ये स्टोरी सुना दी जाए, तो वो क्या रीजनिंग देंगे। अब इस स्टेज में बच्चों से जो है हाइंस की स्टोरी बच्चों को सुनाई गई और उनसे पूछा गया कि क्या जो हाइंस था उसने दवा चुरा कर गलत किया। तो बच्चा इसमें जवाब देता है कि नहीं, उसने गलत जो है किया है। ठीक है, उसने चोरी करके गलत किया है, क्योंकि चोरी करना गलत बात है। यहीं तक उनका तर्क सीमित रहता है, क्योंकि उन बच्चों को पता है कि अगर वो चोरी करेंगे तो इससे क्या होगा, उनको जो है दंड मिलेगा। ठीक है, यहीं तक जो है वो लॉजिक लगाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज आती है अब स्टेज सेकंड। तो स्टेज सेकंड है यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, व्यक्तिगता और विनिमय या आत्म केंद्रित निर्णय इसमें बोल सकते हैं, या इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन भी ये होती है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चे हैं, बच्चों की सर्वोत्तम जो रुचि होती है वो अपनी रुचि सर्वोत्तम है। मीन हर चीज में सिर्फ अपना देखेगा। ठीक है, कोई काम तभी करेगा जब उसको लगेगा कि उसमें उसको कोई फायदा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बच्चा जो है इस स्टेज में जो है इतना तो जान जाता है कि हर अथॉरिटी के अलग अलग रूल्स होते हैं। घर में मम्मी पापा के रूल अलग हैं, टीचर्स के अलग रूल हैं। ठीक है, और मतलब इंडिविजुअलिज्म है। ठीक है, हर चीज़ जो है रिलेटिव है। मीन हर सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन सॉल्यूशन हो सकते हैं। कोई फिक्स राइट व्यू नहीं होता है जो कि अथॉरिटी ने उनको दिया है। मीन सबका अपना अपना व्यू और सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। ठीक है, और इस स्टेज में बच्चे जो है एक्सचेंज, जो यहाँ पे विनिमय का मतलब है कि बच्चे जो है यहाँ पे अपनी चीज़ों को बांटते हैं, और वो चीज़ें तभी शेयर करेगा जब दूसरा भी बदले में अपनी चीज़ को शेयर करेगा। जैसे कि स्कूल में अगर 2 फ्रेंड्स हैं, सहेलियां हैं, ठीक है, एक दिन अगर उसने अपना टिफिन लाना भूल गई तो दूसरी सहेली जो है उसको अपना टिफिन शेयर करेगी। अगले दिन जब वो अपना टिफिन दूसरी सहेली भूल जाएगी तो फिर वो बदले में वो भी जो है एक्सेप्ट करेगी कि एक्सपेक्ट करेगी कि वो भी अपना जो टिफिन है उसको शेयर करे उसके साथ। तो एक तरह से एक्सचेंज जो थिंकिंग है वो उनके दिमाग में आ जाती है। अगर बालक जो है इसमें दूसरों की जरूरत में सीमित रुचि दिखाता है। ठीक है, दूसरों की क्या रिक्वायरमेंट है उसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाएगा वो। ठीक है, लेकिन तब रुचि दिखाएगा जब बदले में उसको वहां से कुछ मिल रहा हो। ठीक है, अगर इस स्टेज में हाइंस की स्टोरी जो है उसको सुना दी जाए बच्चे को, ठीक है, तो वो कहेगा कि जो हाइंस था उसने ड्रग चुरा कर सही किया। ठीक है, लेकिन जो ड्रग सेलर था उसके अकॉर्डिंग ये गलत था, क्योंकि जो ड्रग सेलर था उसने दवा खुद बनाई थी अपने पैसे लगाकर। तो इस स्टेज में जो है बच्चों की थिंकिंग जो है इस तरह से होती है। इस तरह का तर्क जो है बच्चा इस स्टेज में देगा। नेक्स्ट बात की जाए लेवल 2 की। अब आता है आपका लेवल 2, दैट इज कन्वेंशनल, और परंपराओं को धारण करने, पारंपरिक बोल सकते हैं इसको, या परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था ये होती है। ठीक है, 10 से 13 साल के बीच में ये अवस्था होती है। तो अगर बात की जाए चिल्ड्रन मोरल डेवलपमेंट इज कंट्रोल्ड बाई द लाइक और डिसलाइक ऑफ द अदर्स। इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चों की जो मोरल डेवलपमेंट होती है, मोरल जजमेंट होती है, वो दूसरों की पसंद या नापसंद पर आधारित होती है। वो अच्छा व्यवहार दर्शाते हैं ताकि लोग उनको अच्छा अच्छा बोले। ठीक है, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ठीक है, और ऑर्डर्स क्या हैं, उसी के बेस पर जो है अपनी वो मोरल जजमेंट देता है। यह नैतिक विकास का दूसरा स्तर है, और बच्चों की जो मोरल जजमेंट है दूसरों की पसंद और नापसंद पर आधारित होती है, और अच्छा व्यवहार दर्शाते हैं ताकि लोग उनको अच्छा अच्छा बोले। तो इसमें जो है 2 स्टेजेस आती है, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो अगर स्टेज 3 की बात की जाए, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मीन अच्छे संबंध वो सबके साथ बनाना चाहते हैं ताकि लोग उनको अच्छा अच्छा बोले, चाहे वो नाइस गर्ल चाहे नाइस बॉयज। ठीक है,
तो अच्छा लड़का लड़की बनना चाहते हैं, समाज में वे एक भूमिका अदा करना चाहते हैं ताकि समाज उनको एक्सेप्ट करे, ठीक है। हर एक चीज़ में वो समाज की या दूसरे लोगों की अप्रूवल चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मैं जो है सबके द्वारा पसंद किए जाऊं ताकि लोग जो है मेरे प्रति अच्छे विचार रखें। सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन हैं उसी के आधार पर जो है अपनी ये मॉरल जजमेंट देगा, ठीक है। तो अगर इस स्टेज में जो है हाइंस की स्टोरी उनको सुना दी जाए तो कि हाइंस ने दवा चुराकर ठीक किया या नहीं, तो वो कहेंगे कि हाइंस ने दवा चुराकर ठीक किया। और दूसरे बच्चे जो कुछ हैं वो ये तर्क देंगे कि ये ड्रग विक्रेता का दोष है, मेन जो ड्रग सेलर है उसका दोष है, उसकी गलती है क्योंकि वे ज़्यादा पैसे जो है मांग रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस जो एज में जो है बच्चे इस तरह का तर्क देंगे। अगर स्टेज 4 की बात की जाए, ये आपकी स्टेज 4 है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशंस, विधि और आदेश अनुस्थापन जो है इसे कहते हैं हिंदी में। तो समाज के कार्य जो होंगे, उचित कार्य सभी कानून और सामाजिक रीतियों के अनुसार हों और उनके अनुसार, बच्चों के अनुसार जो कानून का उल्लंघन करना है वो बिल्कुल गलत है। तो इस स्टेज में बच्चे इस तरह से सोचते हैं। और बात की जाए अगर हाइंस की स्टोरी की, तो हाइंस की स्टोरी उनको सुना दी जाए कि उसने गलत किया, ड्रग चुरा कर या सही किया, तो वो कहेंगे कि हाइंस ने गलत किया चोरी करके। क्योंकि अगर हर कोई जो है ऐसे रीजन देने लगे कि मेरी पत्नी बीमार है या फिर कोई और रीजन देने लगे, तो सभी जो है ऐसे नियमों को जो है ऐसे ही नियमों का उल्लंघन करने लगेंगे और सभी अपनी मनमानी करेंगे और चोरी करना शुरू कर देंगे। तो इस अवस्था में जो बच्चे हैं उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है, वो पूरी सोसाइटी के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस स्टेज में बच्चे इस तरह का तर्क देंगे। अब आती है आपकी नेक्स्ट लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर पारंपरिक अवस्था, जो कि एज 13 से शुरू होती है और अडल्ट तक चलती है। नेक्स्ट लेवल है लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल। तो यह लास्ट स्टेज है और यह स्टेज या तो 13 साल के बाद आएगी या फिर मिडिल अडल्टहुड में या लेट अडल्टहुड में या फिर कभी नहीं आएगी। यह हाईएस्ट लेवल ऑफ अटेनमेंट है मोरालिटी का। और यहाँ पर इंडिविजुअल जो है जो जजमेंट होगी वो इंडिविजुअल की अपनी जजमेंट होगी, ना वो जजमेंट जो है किसी दूसरे के इफेक्ट मतलब डिसीजन से प्रभावित होगी, ना सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन से प्रभावित होगी। इन सब चीज़ों से हटकर वो अपनी जजमेंट देगा। अब वो किसी चीज़ को तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसकी अंतरात्मा उसे स्वीकार करेगी वैसा करने के लिए, और जो चीज़ उसके फ्रेमवर्क में फिट होती है तभी वो काम करेगा, तभी जजमेंट देगा। अदरवाइज उस काम को करना उसके लिए गलत होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या होता है कि नैतिक या चरित्र विकास की अंतिम अवस्था होती है और जब अच्छे तरीके से जो है मैच्योरिटी जो है ग्रहण कर लेता है इसमें व्यक्ति, तभी जो है इस स्टेज की तरफ हो जाता है। इस प्रकार का विकास जो है संभव होता है। और इसमें इमोशंस के साथ साथ जो है मेंटली जो पावर है, मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग भी इसमें होना बहुत जरूरी होता है। तो भावनाओं के साथ साथ मानसिक शक्तियों का भी उचित प्रयोग किया जाता है ताकि सोच समझकर जो है किसी निर्णय तक पहुंचा जा सके। तो इसमें देख लेते हैं स्टेज 5। तो स्टेज 5 इसमें आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार उन्मुखीकरण। तो ये क्या होते हैं? तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो रिस्पोंडेंट है, जो बच्चे हैं, उनको पता है कि सोसाइटी में लॉ को ब्रेक नहीं किया जा सकता, नियमों को नहीं तोड़ा जा सकता। लॉ जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन पर हम सभी ही एग्री होते हैं और हमें ही उनको फॉलो करना होता है। अगर कोई अनफेयर लॉ है, किसी के लिए अनुचित वो नियम बना है, तो उसे हम जो है डेमोक्रेटिक रूप से जो है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो कानूनों को सामाजिक संविधाओं के रूप में माना जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उनको बनाने के लिए हम ही एग्री होते हैं, हम नागरिक, ठीक है। और डेमोक्रेसी के माध्यम से जो है लोगों के माध्यम से कार्य करती है कौन? डेमोक्रेटिक लोकतंत्र लोगों के माध्यम से कार्य करता है। और बहुमत से अगर कोई चीज नहीं चाहती है कौन? लोग, हम नहीं चाहते हैं किसी चीज को, ये चीज हो तो उसे बदल दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी किसान जो है पंजाब में, ठीक है, जो बिल्स आए हैं, 3 बिल पास की गए हैं गवर्नमेंट ने, उनके लिए प्रोटेक्शन जो है कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, उनके लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। अगर बहुमत से सरकार को लगता है कि अगर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तो उसको बदलने की सरकार सोच सकती है। तो नेक्स्ट है, अगर उनको हाइंस की स्टोरी जो है इस लेवल 5 जो स्टेज 5 है इसमें सुना दी जाए इस ग्रुप के बच्चों के लिए,
तो उनका जो है ये उत्तर होगा। वो इस तरह से तर्क देंगे कि पत्नी का भी जीने का अधिकार है, मीन जो हाइंस की पत्नी है उसको भी जीने का अधिकार है और ये उसका नैतिक अधिकार है, मोरल राइट है उसका, जो हमें सुरक्षित रखना चाहिए। अब बच्चे की जो सोच जो है वो तार्किक हो रही है, वो रीजनिंग हो रही है, लॉजिकल सोच हो रही है उसकी, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। और जो मानवीय अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, उनको जो है बिल्कुल सिक्योर रखना चाहिए, सुरक्षित होने चाहिए ताकि उनका हनन ना हो, ठीक है। और अगर कानून में कोई सुधार की गुंजाइश है तो उनमें सुधार लाओ। तो इस तरह का तर्क बच्चे जो है यहाँ पे स्टेज में देंगे। अगर बात की जाए स्टेज 6 की, तो स्टेज 6 है आपकी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स मीन सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण। तो यहाँ पे जो इसमें जो जस्टिस होगा वो ग्रेट लीडर जैसे जस्टिस होगा, मीन जैसे बड़े नेता जो हैं जस्टिस देते हैं, जैसे कि गांधी जी, नेल्सन मंडेला, उनका जो सेंस ऑफ मोरालिटी था वो सेंस ऑफ जजमेंट वैसा ही होगा स्टेज में। सबके लिए सेम प्रिंसिपल्स। जब बात मोरल जजमेंट की हो तो अपना पराया कुछ नहीं देखा जाता, न सोसाइटी के रूल्स देखे जाते हैं, ना ही लॉ ऑर्डर है उसकी बात की जाती है। बस इसमें यह देखा जाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल यहाँ पे होने चाहिए, सभी को न्याय और समानता का आदर यहाँ पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है किसी दूसरे के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ना ही किसी लीगल रिस्ट्रिक्शन को जो है ध्यान में रखकर अपनी जजमेंट देनी चाहिए। सिर्फ यही देखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और यदि व्यक्ति की जो रुचियां हैं वो समाज की रुचियों के प्रतिकूल हो, वो समाज के अगेंस्ट जाते हो, तो वो क्या कहलाते हैं, फिर वो नैतिक रूप से गलत उनको माना जाता है। अगर इस स्टेज में जो है, जो आपकी स्टेज 6 है, ठीक है, 13 साल से ऊपर जब बच्चे होते हैं, अडल्ट तक चलते हैं, तो इस स्टेज में अगर उनको ये हाइंस की स्टोरी सुना दी जाए तो वो किस तरह का तर्क देंगे। तो इस तरह का तर्क जो है वो यहाँ पे स्टोरी में देंगे कि अब बच्चे का जो दृष्टिकोण है, ठीक है, वो हर एक एस्पेक्ट से होकर जो है सोचेगा, ठीक है। तो मीन वो पत्नी के व्यू ऑफ पॉइंट से भी सोचेगा, और जो हाइंस है उसके व्यू ऑफ पॉइंट से सोचेगा, और जो ड्रग सेलर है उसका भी जो दृष्टिकोण है उसके रूप से सोचेगा। और उसका निर्णय क्या होगा कि जो पत्नी की जिंदगी है, वो जो लाइफ है वो सुरक्षित होनी चाहिए। क्योंकि जो ड्रग विक्रेता है, ठीक है, जो ड्रग सेलर है, उसका हित बहुत ही छोटा है, उसका इंटरेस्ट बहुत ही छोटा है, क्योंकि वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए दवाई को इतने महंगी बेच रहा है, ठीक है। तो नैतिक जो निर्णय होंगे वो उनकी अंतरात्मा के अनुसार बोलेंगे, जैसा उनका दिल कहेगा, और जहां पर सभी को न्याय मिले, समानता मिले और जस्टिस मिले। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके मोरल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ आपका ये कोलवर्ग का। तो कोलवर्ग ने जो था आपकी टोटल 3 लेवल्स दिए हैं, और 3 लेवल्स में हर एक लेवल्स के 2-2 स्टेजेस हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। और हर एक स्टेजेस में बच्चा क्या तर्क देगा उस स्टोरी के अकॉर्डिंग, वो भी हमने इस स्टेज में इस चैप्टर में जाना। तो अभी हम इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट MCQ बनते हैं वो देखेंगे। तो चलिए इम्पोर्टेंट MCQ जो भी बनते हैं आपके ये कोलवर्ग के नैतिक विकास की थ्योरी से, तो वो करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलवर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो कर्नैल सिंह एक व्यक्ति है, ठीक है, वो टैक्स नहीं देता है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कार्यवाही की गई, कानूनी कार्यवाही। क्यों नहीं देते वो टैक्स? क्योंकि कर्नैल सिंह सोचते हैं कि वे जो है एक ऐसी सरकार को जो है समर्थन नहीं दे सकते, मीन ऐसी करप्शन भरी सरकार जो है, जो जनता के पैसे का जो है मिसयूज करती है, अनावश्यक मीन अननेसेसरी जो है बांधों पर जो है वो लाखों रुपए खर्च करती है, जो जनता टैक्स के रूप में देती है। तो ऐसी सरकार को वो टैक्स नहीं दे सकते, ठीक है, समर्थन नहीं दे सकते। तो कोलवर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में वो आएंगे? तो देखिए ऑप्शन है, फर्स्ट कन्वेंशनल लेवल्स, सेकंड पोस्ट कन्वेंशनल, थर्ड प्री कन्वेंशनल, और फोर्थ आपका ट्रांस ट्रेडिशनल। तो ट्रांस ट्रेडिशनल तो कोई लेवल नहीं हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो इस तरह से पिरामिड बनता था, वो हिरार्की इस तरह से रहती है आपकी मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस की, ऊपर की तरफ चलती है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका लेवल यहाँ पे आपका प्री कन्वेंशन लेवल आता है, सेकंड लेवल आपका कन्वेंशन लेवल आएगा, और ये आपका पोस्ट कन्वेंशन लेवल आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो जो है मोरालिटी जो है लोगों में खूब होती है, ठीक है। तो मतलब इस स्टेज का अचीव होना जो है हर किसी के इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है।
मीन ये स्टेज कौन सी है, जो ऊपर वाली जो थर्ड लेवल की स्टेज है। कुछ लोग जो है नीचे जो लेवल 2 है इसी के मोरालिटी तक रह जाते हैं, ठीक है। और जो लोग ऊपर की मोरालिटी तक पहुंचते हैं, मीन जब जो है जनरल कन्वेंशन से ऊपर जो है लोगों की सोच हो जाती है। जनरल कन्वेंशन मीन जो हमारी पारंपरिक जो धारणाएं हैं वो जो बनी हुई हैं, जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, उस मोरालिटी से परे जब लोगों की सोच हो जाती है, मीन जब व्यक्ति अपने राइट्स के लिए या लोगों की भलाई के लिए जो है स्टैंड लेता है, तो वो आपके लेवल 3 में आते हैं। तो करनैल सिंह भी आपके जो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये भी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आएंगे। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, क्योंकि यहाँ पे वो अपने हित की लड़ाई के लिए जो है लड़ रहा है, या फिर जनता के हित की लड़ाई के लिए वो यहाँ पे स्टैंड ले रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी कौन सी स्टेज होगी, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसका राइट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोलवर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो देखिए प्राथमिक विद्यालयों में जब बच्चे स्कूल में जाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो ये मान लीजिए आपके ये 10 से 13 साल के बीच में, ठीक है, जब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, तो 10 से पहले वैसे शुरू हो जाता है, लेकिन एलिमेंट्री जो है स्कूल से यहाँ पे बात की गई है। तो फर्स्ट है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशंस। तो ये आपको पता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन स्टेज 1 में आती है, ठीक है, और ये आपकी कम से कम 4 से 10 साल के बीच में जो है एज होती है ये। सेकंड, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये आपकी सेकंड स्टेज है। इसको इंस्ट्रूमेंटल स्टेज भी कहा जाता है और इसे म्यूचुअल एक्सचेंज स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो सेकंड स्टेज है इसे म्यूचुअल एक्सचेंज स्टेज भी कहा जाता है। इसमें टिट फॉर टैट की प्रवृत्ति इसमें बच्चों में रहती है। टिट फॉर टैट मीन जैसा तुमने किया मैं भी वैसा तुम्हारे साथ करूंगा, यू स्क्रैच मी आई विल स्क्रैच यू बैक, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेज में रहता है। और जो आपका थर्ड है ऑप्शन गुड रिलेशनशिप एक्सचेंज, तो ये आपका स्टेज 3 में आता है। गुड बॉय और नाइस गर्ल एटीट्यूड्स ओरिएंटेशन इसमें रहता है, ठीक है। इसमें बच्चे जो हैं अच्छा दिखने चाहते हैं, ठीक है, अच्छे संबंध जो है दूसरों के साथ बनाना चाहते हैं ताकि लोग उनको अच्छा अच्छा बोले, ठीक है फ्रेंड्स। और फोर्थ है आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, तो ये आपकी 5th स्टेज है, ठीक है, जिसमें जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग इसमें रहती है, इंडिविजुअल राइट्स की इसमें बात होती है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, जो समाज की भलाई के लिए जो कानून बने हैं, ठीक है, जो नियम बनाए गए हैं, रूल बनाए गए हैं, वो समाज की भलाई के लिए हैं और सभी को वो फॉलो करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, अच्छे व्यक्तिक अंतर व्यक्तिक संबंध, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बच्चे यहाँ पे जाते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं ताकि लोग जो उनके साथ जो बच्चे रहते हैं उनको अच्छा अच्छा बोले, ठीक है। तो इस तरह का एटीट्यूड यहाँ पे बच्चों में रहता है। तो ये आपकी जो कौन सी स्टेज है, ये आपकी गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये आपकी स्टेज 3 है। तो प्राथमिक विद्यालयों में के बच्चों में इस स्टेज का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है कोलवर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे ब्लैंक चिंतन करते हैं। तो ये पूछा है यहाँ पे। तो सही और गलत के बारे में देखिए, जो एथिक्स है, जो मोरालिटी है, मोरालिटी का मतलब यही होता है कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि अलग आयु में अलग तरीके से होता है चिंतन, बच्चे अलग करते हैं, या अलग चरणों में समान तरीके से जो है चिंतन करते हैं, संदर्भों के अनुसार चिंतन करते हैं, या अभिभावकों द्वारा जो प्रदत्त निर्देश दिए गए हैं, डायरेक्शन दिए गए हैं, उनके अनुसार चिंतन करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि जो आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, अलग अलग तरीके से वो सोचेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि जो शुरू में जो बच्चों की एज होती है, शुरू में जो बच्चे होते हैं स्टार्टिंग के 2-3 सालों में, उनमें कोई मोरालिटी नहीं होती है, ठीक है। उस टाइम उनमें नैतिकता नाम की कोई चीज़ उनको समझ ही नहीं होती है, उनको नहीं पता कि ये करने से दूसरे को नुकसान होगा कि उसका क्या अच्छा होगा, ठीक है। तो उस टाइम छोटे बच्चों में मोरालिटी नहीं होती है। तो अलग अलग आयु में, ठीक है, जैसे उनकी आयु बढ़ती है, जैसे कि हमने डिफरेंट स्टेजेस में, जैसे कि 4 से 10 साल, 10 से 13 साल और 13 साल से आगे, तो अलग अलग आयु में बच्चों की जो चिंतन जो करते हैं बच्चे, ठीक है, सही और गलत के बारे में, तो वो अलग आयु में अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। अब टीचर जो है बच्चों में जो मोरल वैल्यू है वो कैसे ऐड कर सकते हैं उनमें। फर्स्ट,
कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, कठोर निर्देश की तो बात ही नहीं है, ठीक है। अगर रूडली जो है उनको डायरेक्शन दी जाएगी या फिर उनको डायरेक्ट किया जाएगा तो वो कैसे जो है व्यवहार करना सीखेंगे। सेकंड, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, धार्मिक शिक्षा तो कभी जो है स्कूल में स्पेशल नहीं दी जाती है या दी ही नहीं जाती है धार्मिक शिक्षा, ठीक है। सभी धर्म में एक यही सिखाया जाता है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर कोई पर्टिकुलर रूल बना दी जाए तब जो है बच्चा इन चीज़ों को सीखेगा, जी नहीं इन एक नियमों से जो है बच्चा नैतिक मूल्यों को नहीं सीखता है। नेक्स्ट है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके बाय इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशन बेस्ड ऑन एथिकल इशू। जी हाँ, जब एक टीचर जो है विभिन्न डिफरेंट जो एथिकल इशू हैं उन पर चर्चाएं करेगा, उन पर बच्चों के साथ डिस्कशन करेगा, तब जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होगा। जैसे कि गांधी का ये जो अहिंसावाद जो नीति है या गांधी का सत्यवादी का सिद्धांत, ठीक है, ऐसे मूल्यों को बताकर, ऐसे मूल्यों पर डिस्कशन करके बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास एक टीचर कर सकता है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलवर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन को या चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जब बच्चे व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग के बारे में डिसीजन लेते हैं तो उस टाइम कौन सा जो है चिंतन, कौन सी थिंकिंग प्रक्रिया जो है उसमें शामिल होती है, तो उस थिंकिंग प्रक्रिया को जो है, उस थिंकिंग प्रोसेस को क्या कहेंगे, वही यहाँ पे पूछा है। फर्स्ट, सहयोग की नैतिकता, एथिक्स ऑफ कॉपरेशन। सेकंड, नैतिक तर्कण या मोरल रीजनिंग। थर्ड, नैतिक यथार्थवाद। और फोर्थ, अनैतिक यथार्थवाद। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे आएगी आपकी मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा की यहाँ पे बात की गई है। जब बच्चा जो है सही और गलत के प्रश्न, जब उनसे कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए गलत और सही के बारे में और उस टाइम पे जो वो निर्णय लेगा तो उस चिंतन प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उसका मोरल रीजनिंग, जिस वे से वो चीज़ों के बारे में सोचता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो आपको पता है किसने जो है स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी है, तो वो है आपके लॉरेंस कोलवर्ग है। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोलवर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। तो पूर्व नैतिक अवस्था मीन प्री मोरल स्टेज। तो आपको पता है प्री मोरल स्टेज आपकी जो है कौन सी अवधि है उसकी। तो लॉरेंस कोलवर्ग ने जो है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक को प्री मोरल स्टेज कहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने प्री कन्वेंशनल स्टेज तो हमने हमारे तो मेन है, ठीक है, लेकिन प्री मोरल स्टेज भी है एक, ठीक है, उसको माना है कोलवर्ग ने जन्म से 2 वर्ष तक की आयु को, ठीक है। तो इसमें जो है बच्चा मोरालिटी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है, ठीक है, और जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। वैसे अगर बात की जाए तो ये 4 से 10 वर्ष की आयु तक भी ये हो सकती है, लेकिन अलग अलग राइटर ने यहाँ पे जो है अलग अलग की बात की गई है। तो यहाँ पे अगर लॉरेंस कोलवर्ग द्वारा पूछा जाए पूर्व नैतिक की अवस्था तो वो जन्म से 2 वर्ष तक की आयु ही है, आप यहीं पे टिक करोगे, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोलवर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम सीमा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो लास्ट स्टेज है मोरल डेवलपमेंट स्टेजेस की, जो लास्ट स्टेज है वो कौन सी अवस्था है। फर्स्ट है स्वकेंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड। नेक्स्ट है परंपरा को धारण करने वाली अवस्था और कन्वेंशनल, जिसको आप बोल सकते हो कन्वेंशनल स्टेज। थर्ड, आधारहीन आत्म चेतनावस्था, इरेशनल कॉन्शियसनेस। और फोर्थ है रैशनल कॉन्शियस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपकी स्टेज होगी वो होगी आपकी फोर्थ स्टेज, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है, ठीक है। रैशनल कॉन्शियस स्टेज इसको कहा जाता है, ठीक है, ये आपकी बिल्कुल लास्ट में टॉप में है, ठीक है। नैतिक और चरित्र विकास की ये चरम अवस्था होती है और ये अवस्था जब भली भांति मैच्योरिटी कोई व्यक्ति धारण कर लेता है तभी जो है उसमें ये वाली जो है ये यहाँ इस अवस्था तक पहुँच पाता है। और इस अवस्था में जब व्यक्ति पहुँचता है, ठीक है, तो वो अपने जो भावनाएं हैं, भावनाओं के प्रवाह में ही नहीं बहता, बल्कि जो मानसिक शक्तियां हैं, मेंटली जो उनकी कैपेसिटी है उनका भी यूज़ करते हुए अच्छी तरह सोच समझ के वो निर्णय लेता है किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स, और किसी व्यवहार पर वो पहुंचता है। तो ये आपकी सबसे जो चरम सीमा, जो यहाँ पे चरम अवस्था पूछी है वो है आपकी
रैशनल कॉन्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलवर्ग का मुख्य कार्य क्या है। मीन कोलवर्ग ने जो है क्या दिया है, मीन क्या मेन उन्होंने थ्योरीज दी हैं, क्या कौन सी स्टेजेस दी हैं। तो उन्होंने देखिए आपकी नैतिक विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट दी है। और टोटल स्टेजेस की बात की जाए तो टोटल स्टेजेस 6 है, और अगर स्तर की बात की जाए, लेवल की बात की जाए तो टोटल लेवल 3 है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कोलवर्ग के अनुसार नीति विषयक व्यवहार मीन एथिकल बिहेवियर का आधार क्या है। ठीक है, कोई जब बच्चा या व्यक्ति जो है एथिकल बिहेव करता है तो उसका आधार क्या रहता है। फर्स्ट सोशल बिहेवियर, सेकंड मोरल रीजनिंग, थर्ड पनिशमेंट और फोर्थ रिवार्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग के जो है मोरल रीजनिंग जो है एथिकल बिहेवियर का आधार है। ठीक है, जब बच्चा जो है मोरल रीजनिंग लगा के जो है क्या सही है क्या गलत है उसके बेस पे जो है एथिकल बिहेव करता है तो मीन वो आपका जो है क्या कहलाता है, मोरल रीजनिंग। नेक्स्ट है कोलवर्ग में या कोलवर्ग ने विकास की कितनी अवस्थाएं दी है। कोलवर्ग ने विकास की कितनी अवस्थाएं दी है, तो ये आपकी टोटल कितनी अवस्थाएं हैं, टोटल 6 अवस्थाएं जो है कोलवर्ग ने दे रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6 जो अवस्थाएं हैं एक बार आप थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए। तो फर्स्ट आपकी स्टेज कौन सी है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशंस। ठीक है, जिसमें बच्चा जो है सजा से बचने के लिए क्या करेगा, आगे का पालन करेगा। और सेकंड स्टेज है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशंस, और इसी स्टेज को जो है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज भी कहा जाता है, और इसी स्टेज को म्यूचुअल एक्सचेंज भी कहा जाता है। यहाँ म्यूचुअल एक्सचेंज मीन यहाँ पे बच्चा टिट फॉर टैट की स्थिति में होगा। मीन जैसा बच्चा जो है करेगा, ठीक है, बदले में वैसा ही उसको रिवर्ट बैक देगा। ठीक है, और थर्ड स्टेजेस है आपकी गुड बॉयज या नाइस गर्ल एटीट्यूड्स ओरिएंटेशंस या गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है इसमें आएंगे। और फोर्थ स्टेज में आपके लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन आएगी। इसमें सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। ठीक है, सोशल ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन होते हैं। और फिफ्थ स्टेज में आते हैं आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट्स की बात की गई है। और जो 6 स्टेज है जो है 6 है वो है आपके यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल इसमें आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल 6 स्टेजेस है यहाँ पे। नेक्स्ट है कोलवर्ग के अनुसार नीति विषयक व्यवहार या एथिकल बिहेवियर की 6 अवस्थाओं में से पहली अवस्था कौन सी है। तो पहली अवस्था यहाँ पे पूछी है। ठीक है, तो आपको पता है पहली अवस्था भी डिस्कस की क्या है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ये पहली अवस्था है। सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन ये आपकी दूसरी अवस्था है। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन बोल लीजिए इसको, या इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन बोल लीजिए, या आप इसमें इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन भी बोल सकते हो, या उसको म्यूचुअल एक्सचेंज भी बोल सकते हो। सेकंड स्टेज के डिफरेंट नाम से। ठीक है, तो डिफरेंट नाम है इसके, तो आपने ये याद रखने हैं। तो और आपकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये आपकी 5th स्टेज है, और जो लॉ एंड ऑर्डर है ये आपकी 4th स्टेज है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलवर्ग के अनुसार नीति विषयक व्यवहार की 6 अवस्थाओं में से अंतिम अवस्था कौन सी है। तो अंतिम अवस्था आपको पता है कौन सी है, ये है आपकी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल प्रिंसिपल आपकी अंतिम अवस्था है। और इस अवस्था में जो कंट्रोलिंग फोर्स होती है फॉर मेकिंग मोरल जजमेंट के लिए हाईली इंटरनलाइज होती है। मीन जो उनके अंतरात्मा कहती है वही वो डिसीजन लेगी, ना तो वो सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन को वहाँ पे देखेगी, ना ही वो कोई मोरल जजमेंट लेगी, वो सिर्फ वही करेगी जो उनकी अंतरात्मा कहती है। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जो जस्टिस होगा वो ग्रेट लीडर की तरह जस्टिस देंगे, जैसे गांधी जी और नेल्सन मंडेला जो है उनका डिसीजन उनके जस्टिस होते थे। ठीक है, और मोरल जजमेंट की जब बात होती है तो अपना प्राय वहाँ पे कुछ नहीं देखा जाता है, जो सही है और जो गलत है उसी पर जो है ध्यान दी जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपके यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो अंतिम अवस्था होती है। और इस स्टेज पर जो है इस लेवल पर सभी नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत ही कुछ कम व्यक्ति होते हैं जो इस स्टेजेस पर पहुंचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ कोलवर्ग थ्योरी। निम्नलिखित में से किसे कोलवर्ग के सिद्धांत का योगदान माना जाता है। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सा कोलवर्ग के सिद्धांत का योगदान है।
फर्स्ट है द थ्योरी हैज़ इलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स, तो टेस्टिंग प्रोसीजर तो किसी तरह के इसमें नहीं थे, ठीक है। सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, तो ये तो गलत है। सेकंड, हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मेच्योरिटी एंड मोरल मेच्योरिटी, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया है, सही बात है, ये डिस्कस करेंगे अभी हम। इट एस्टेब्लिशेस ए क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन। फोर्थ, हिज बिलीफ इज दैट चिल्ड्रन आर मोरल फिलोसोफर, तो क्या ऐसा हमने अभी पढ़ा कभी कि जो कोलबर्ग है वो मानते हैं कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं, तो ये वाला गलत होगा। और अगर बात की जाए थर्ड ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो सकता था अगर आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया होता। देखिए, उनके सिद्धांतों के अनुसार जो संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन है, क्योंकि ये मानते हैं कि कोग्निटिव मेच्योरिटी जब आएगी, ठीक है, जैसे जैसे हमारी कोग्निटिव मेच्योरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हम मोरालिटी को सीखते जाएंगे, नैतिक चीज़ें जो है हमारे पास ज़्यादा आती रहेंगी, नैतिकता के बारे में हम मैच्योर होते रहेंगे, तो उनके बीच में सहयोग का समर्थन करता है कौन? आपके कोलबर्ग थ्योरी, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर होगा। और 3 की बात की जाए तो यह सिर्फ नैतिक मूल्य और कार्यवाही के बीच में एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, तो कार्यवाही वगैरह ये जो है ये यहाँ पे मैटर नहीं करती, ये एग्जिस्ट नहीं है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन राइट नहीं होगा, ऑप्शन 2 ही राइट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। जब हमारी संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता बढ़ेगी, उन दोनों के बीच में जब सहयोग होगा, ठीक है, तो हम ज़्यादा अच्छे से जो मोरालिटी है उसको सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे का तर्क है कि हाइंस को दवा जो उसकी पत्नी को बचाने वाली दवा उसको चोरी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। एक ऐसा बच्चे का तर्क बताया गया यहाँ पे। कोलबर्ग के अनुसार बच्चे को ऐसी नैतिक समझ किस चरण में आ जाती है, ठीक है, तो किस नैतिक चरण में जो है, किस स्टेजेस में जो है ये सोच जो है बच्चे में आएगी, ठीक है, कि ऐसा करने पर उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपकी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना अभिविन्यास, या दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। तो ये आपकी जो फर्स्ट है, ठीक है, ये वाले तो आपकी फोर्थ स्टेज है, और ये आपकी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस जो है आपकी ये फर्स्ट स्टेज है, और ये 6th स्टेज है, और ये आपकी 3rd स्टेज है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चा क्या तर्क लगा रहा है कि हाइंस अगर चोरी करेगा तो उसको सजा मिलेगी, मीन पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन के बेस पे जो है बच्चा यहाँ पे तर्क लगा रहा है, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर बात करूँ, इसका सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस क्यों नहीं होगा? अगर यहाँ पे रूल्स की बात नहीं की गई है कि सोसाइटी के जो रूल्स हैं वो फॉलो करो, ऐसा कुछ नहीं लिखा इस क्वेश्चन में। अगर ऐसा लिखा होता तो सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन होना था, लेकिन यहाँ पे रूल्स वगैरह कुछ नहीं शो किया गया है कि सोसाइटी के पालन जो रूल है उनका पालन उसको करना चाहिए था। यहाँ पे बस ये बताया है कि उसको वो चोरी करेगा, उसको पकड़ा जाएगा और जेल भेज दी जाएगा, मीन गलत काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो कोलबर्ग की जो स्टेजेस है मोरल डेवलपमेंट की, तो उनका जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या रहता है? फर्स्ट है वेरिएबिलिटी या वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, जो चरणों का परिवर्तनशील जो क्रम होता है, मीन जो आपके ये जो स्टेजेस हैं, ठीक है, परिवर्तनशील क्रम जो है बताया गया है। मेन जो स्टेजेस है, जैसे कि आपकी 1 2 3 4 ये 6 स्टेजेस थी, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वेरिएबल नहीं है, इनवेरिएबल जो है सीक्वेंस है स्टेजेस का, ठीक है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है, एज इट इज रहेगी स्टेज। 4 से 10 साल के बीच में जो बच्चे में मोरालिटी आएगी वो वही रहेगी। 10 से 13 साल के बीच में बच्चे में जो तर्क आएगा वो वैसा ही रहेगा, ठीक है, वैसा ही वो बच्चा सोचेगा। 13 साल से ऊपर बच्चा जो चीज़ें सोचेगा वो वैसे ही रहेगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एज इट इज़ जो है इसमें इनवेरिएबल ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। सेकेंड, स्टेज आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्स, एक मिनट, स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्स एंड नॉट जनरल पैटर्न। जो आपके स्टेजेस हैं पृथक प्रतिक्रियाएं हैं और सामान्य पैटर्न नहीं है, ठीक है, और सामान्य पैटर्न नहीं है, अलग अलग रिस्पॉन्सेस पे देते हैं। मीन आइसोलेटेड रिस्पॉन्स मीन एक ही रिस्पॉन्स देते हैं, वो
एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना। आइसोलेटेड का मीनिंग हिंदी में पृथक नहीं होता है शायद, आइसोलेटेड होता है मीन एक जैसी ही, मीन सेम प्रतिक्रियाएं। तो सेम प्रतिक्रियाएं जो है स्टेजेस में बच्चा नहीं देता है। जैसे कि आपने देखा कि अलग अलग स्टेजेस में बच्चा जो है मोरालिटी जो है रीजनिंग है वो अलग अलग रूप से दे रहा है। ठीक है, 4 साल का बच्चा अलग रीजनिंग दे रहा है, 10 साल का बच्चा अलग से दे रहा है, 13 साल का बच्चा अलग से रीजनिंग दे रहा है। तो नॉट जनरल पैटर्न। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्सेज हैं वो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग हैं, वो आइसोलेटेड रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये आपका गलत रहेगा। ठीक है, और यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चरल, मीन जो सभी संस्कृतियों में जो है चरणों के सार्वभौमिक अनुक्रम चरण, मीन जितने भी संस्कृतियां हैं पूरे विश्व में, कोई भी कंट्री है, चाहे इंडिया हो या फॉरेन कंट्री, अमेरिका, ठीक है, कोई भी ले लो आप, ठीक है, चाइना वगैरह ले लो, या फिर आप न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कोई भी ले लो, तो वहाँ पे ये सारी जो स्टेजेस होगी ये मोरल डेवलपमेंट की वो सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ तो स्टेजेस का जो सीक्वेंस है वो वैसा ही रहेगा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 भी पढ़ लेते हैं। स्टेजेस प्रोसीड्स इन ए नॉन हिरारिक मैनर्स, जो स्टेजेस हैं ये कह रहा है कि अवस्थाएं एक गैर पदानुक्रमिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। जी नहीं, जो आपका नॉन हिरारिक मैनर्स तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक हिरार्की को फॉलो कर रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ये, देखिए। ठीक है, हिरार्की मतलब जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलती है। ठीक है, उसी को हम हिरार्की कहते हैं। और नॉन हिरारिक बोल रहा है ये, तो नॉन हिरारिक तो ये है नहीं। ठीक है, आपने देखा कि नॉन हिरारिक मीन ये अपवार्ड नहीं जाती, ऐसा बोल रहा है ये, लेकिन हमारी जो मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस है वो तो अपवार्ड चलती है और एक हिरारिकी को जो है फॉलो करती है। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टेजेस इसमें चलती है। फर्स्ट इसमें पहला लेवल आएगा, दूसरा लेवल आएगा और हाईएस्ट लेवल आएगा आपका थर्ड, जो कि पोस्ट कन्वेंशनल होगा। तो ऑप्शन 4 भी इसका गलत आंसर होगा। नॉन हिरारिक मैनर्स नहीं है, ये हिरारिक मैनर्स में है हमारी स्टेजेस। तो ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो स्टेजेस हैं वो सभी कल्चर में सेम रहेगा, उनका सीक्वेंस यूनिवर्सल सीक्वेंस रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि कोलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है। तो आलोचना पूछी है कि क्रिटिसिज्म क्या है कोलबर्ग की थ्योरी का। तो देखिए, फर्स्ट है, कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभवजन्य आधार के एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, बिना किसी प्रयोग के। जी नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोलबर्ग ने जो है डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट फैमिली ग्राउंड के बच्चों को लिया, लड़कों को, ठीक है, बच्चों को लेके उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और उनके सामने एक हाइंस स्टोरी रखी। हाइंस स्टोरी के बेस पर उन्होंने उनकी जो मोरालिटी जजमेंट थी वो जानना चाहिए थी, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट इसमें किया है। तो ये वाला तो गलत है। कोलबर्ग ने प्रस्तावित किया कि नैतिक तर्क विकासात्मक है। जी हाँ, सही है। उनके अनुसार जो मोरल रीजनिंग है डेवलपमेंटल है, मीन विकासात्मक है, मीन जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वैसे वैसे बच्चे में मोरालिटी बढ़ती है। थर्ड है, कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया। क्रिटिसिज्म यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो ये सही बात है कि कोलबर्ग ने जो मेल और फीमेल है उनके नैतिक तर्क में, उनके मोरालिटी रीजनिंग में जो कल्चरल डिफरेंस आता है उसका हिसाब नहीं दिया। ठीक है, मीन महिलाओं की जो मोरालिटी रहती है उसके बारे में भी अलग से कुछ नहीं बताया। ठीक है, जैसे कि महिलाएं जो है ज़्यादा केयरिंग नेचर की होती हैं और मतलब रिश्तों को टूटने से बचाती है। ठीक है, उसमें ज़्यादा विश्वास रखती है। तो मेल फीमेल की जो है मोरालिटी को जो है, जो कल्चरल मोरालिटी है उसको इसमें ध्यान नहीं रखा गया है। ठीक है, सिर्फ मेल सैंपल ही इसमें लिए गए थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो एक तरह से बायसनेस जो है वहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, जेंडर बायसनेस आप कह सकते हो। तो ये आलोचना की गई है कोलबर्ग की थ्योरी की। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगर 4 भी पढ़ लें तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास के स्पष्ट चरण नहीं दिए हैं, स्पष्ट नहीं दिए हैं, क्लियर कट नहीं दिए हैं, गलत, क्योंकि बिल्कुल क्लियर कट जो है एक तरह से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके जो है पूरा स्टेजेस में डिवाइड करके ये सारे प्रोसेस दे रखे हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। तो इसी के लिए जो है जो कोलबर्ग की थ्योरी है उसका क्रिटिसिज्म हुआ है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, ए चाइल्ड रीजन्स, एक बच्चा रीजन दे रहा है क्या, यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग मोरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल। एक बच्चे का क्या एक तर्क दे रहा है कि आप मेरे लिए ऐसा करते हैं तो मैं आपके लिए भी ऐसा करूंगा। कोलबर्ग नैतिक तर्क के किस चरण में ये बच्चा गिर जाएगा, ये किस चरण में ये बच्चा है। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशंस।
ठीक है, ये आपके इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। ये सेकंड पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशंस। थर्ड गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशंस। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो फ्रेंड्स, जब बच्चा जो है इसमें ऐसी टिट फॉर टैट की प्रवृत्ति रखता है, टिट फॉर टैट, ठीक है, कि आपने ऐसा किया, आप मेरे लिए ऐसा करते हैं तो मैं भी आपके लिए ऐसा करूँगा, तो ये एक ही स्टेज है आपकी सेकंड स्टेज है ये, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन स्टेज इसको कहते हैं। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर होगा। और इसी स्टेज को जो है म्यूचुअल एक्सचेंज स्टेज भी कहा जाता है, और इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज जो है, और इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज स्टेज भी इसे कहा जाता है, जिसमें जो बच्चा होगा, ठीक है, तो मीन रिवर्ट बैक करने की उसमें प्रवृत्ति होगी, मीन कि जैसा आपने किया मैं भी वैसा ही करूँगा। जैसे कि मैंने इसमें एग्जाम्पल भी दिया था, एक क्लास का, जो 2 सहेलियाँ हैं, एक दिन एक टिफ़िन लाना भूल गई, दूसरे ने खाना खिला दिया, अगले दिन जो है वो भी उम्मीद करेगी कि तुम भी मुझे खाना खिलाओ क्योंकि आज मैं भी अपना टिफ़िन भूल गई हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर होगा इसका। तो ये थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे, जितने भी मैं यहाँ पे करवा सकती थी आपके कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के। आई होप आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। चैप्टर वाइज जो वीडियो मैं करवा रही हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।